नमस्कार दोस्तों, मरवन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज अपन फ्रेंड्स एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है नंबर सिस्टम। वैसे तो आप सबको पता होगा नंबर सिस्टम क्या होता है, लेकिन आज अपन बेसिक से शुरू करेंगे कि बेसिक जानेंगे कि नंबर सिस्टम का बेसिक क्या होता है। उसके बाद अपन धीरे धीरे जानेंगे, उसका क्लासिफिकेशन करेंगे कि नंबर सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होता है, संख्या पद्धति कैसा है, कौन कौन सी वास्तविक संख्या है, कौन कौन सी काल्पनिक संख्या है, परिमेय पढ़ेंगे, उसके अंदर अपरिमेय संख्याएँ पढ़ेंगे, उसके बाद अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, इवन इंटीजर, इन सब के बारे में आज अपन विस्तार से जानेंगे कि वास्तव में नंबर सिस्टम क्या होता है। तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। एक बार पढ़ोगे तो थोड़ा सा अजीब सा महसूस होगा, क्योंकि जब भी कोई चीज़ पहली बार पढ़ते हो तो उसमें क्या दिक्कत होती है, तो धीरे धीरे आपकी आदत पड़ जाएगी। तो थोड़ा सा आप धैर्य रखिए, इंतज़ार रखिए, आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम के बेसिकली मेजर 2 पार्ट्स होते हैं, तो इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। पहला पार्ट कौन सा होता है? वास्तविक संख्या। क्या नाम होता है पहला पार्ट का? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं को क्या कहते हैं? रियल नंबर। दूसरा पार्ट मेजर होता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या इसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर। तो बेसिकली इन दोनों के बारे में आज अपन विस्तार से जानेंगे कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है और काल्पनिक संख्याएं क्या होती है। इनके बारे में धीरे धीरे बेसिक से जानेंगे। काल्पनिक संख्या वो होती है रूट के अंदर आयोटा जैसा, जिसकी सिर्फ कल्पना मात्र है। ये बहुत ही एडवांस लेवल की मैथ्स में पढ़ाई जाती है, इसलिए बेसिक में इसका कोई काम नहीं है। आपको सिर्फ याद रखना है कि इसके रूट के अंदर जो भी काल्पनिक संख्या होती है, जो अपन कल्पना करते हैं, वो सब काल्पनिक संख्या होती है। अपने सिलेबस में मेजर रूप से रियल नंबर है, यानी वास्तविक संख्याओं का क्लासिफिकेशन है। तो अपन मेजरली अपन वास्तविक संख्याओं पर फोकस करेंगे। काल्पनिक संख्या एडवांस मैथ का चैप्टर है, इसको अपन नहीं पढ़ेंगे। एडवांस मैथ्स पढ़ते हैं, उसमें ये काम आती है। तो वास्तविक संख्या में अगर अपन बेसिक जानें कि वास्तविक संख्या क्या होती है, तो वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत वो संख्याएं आ जाएगी जो काल्पनिक संख्या नहीं है। इसका मतलब वास्तविक संख्याओं का दायरा बहुत क्या है, बड़ा दायरा है। इसके अंदर परिमेय भी आ जाएगी, अपरिमेय भी आ जाएगी, पूर्णांक भी आ जाएंगे, भाज्य अभाज्य, सारी संख्याएं जो कवर होएगी वो एक क्या आएगी, वास्तविक संख्याओं के अंदर है। तो चलिए अपन वास्तविक संख्याओं को डिटेल से जानते हैं और पढ़ते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती है। पूरा बेसिक से जानेंगे, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। देखिए वास्तविक संख्या है, ये हो गई वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं आ गई तो अपने पास कौन कौन सी परिस्थितियां होगी, उस परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अपन उसको सिलेबस को क्लासिफिकेशन कर देते हैं, एक साइंटिफिक तरीके से इसका डिवाइडेशन कर देते हैं कि वास्तविक संख्या को कौन कौन से पार्ट में बांट सकते हैं। रियल नंबर को अपन सबसे पहले डेसिमल में बांट सकते हैं। डेसिमल का हिंदी में मतलब है दशमलव। और दूसरा पार्ट होता है इंटीजर। इंटीजर में इसका मतलब होता है पूर्णांक संख्या। तो सीधी सी बात देखने से भी पता पड़ रहा है कि डेसिमल क्या होती है, कि जो दशमलव में होती है। दशमलव का मतलब जैसे 0.5 हो गई, 0.7 हो गया, या 0.879, इस तरह की जो भी संख्याएं होगी वो डेसिमल में आ जाएगी, और बाकी जो आएगी वो पूर्णांक में आ जाएगी। पूर्णांक का जिसके अंक पूर्ण है, जैसे 1, 2, माइनस, प्लस, सारी संख्याएं जो कवर हो जाएगी वो इंटीजर में आ जाएगी। अब देखो डेसिमल का भी आगे अपन एक और फर्दर डिवाइडेशन करेंगे कि डेसिमल में कौन कौन सी संख्या आएगी, उसके बारे में अपन देखते हैं, डेसिमल में विस्तार से जानेंगे। तो डेसिमल में भी 2 प्रकार का होता है। इंटीजर को अपन बाद में देखेंगे, एक बार डेसिमल कंप्लीट कर देते हैं, डेसिमल वाला पार्ट पूरा करते हैं। तो डेसिमल में मेजर 2 पार्ट होता है। पहला चीज है रिपीटिंग। दूसरा आता है नॉन रिपीटिंग। इसके बारे में अपन पूरा जानेंगे। रिपीटिंग यानी पुनरावृत्ति, और जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो नॉन रिपीटिंग हो जाएगी। पुनरावृत्ति नहीं हो, पुनरावृत्ति का मतलब क्या हुआ, जैसे 0.5 है, 0.111 है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसके ऊपर बार लगा सकते हैं कि 0.1 का बार लगा दिया। जैसे 0.5 है तो इसको वापस पॉइंट हटाएंगे, ये भी डेसिमल है, इसका पॉइंट हटाएंगे तो 5/10 हो जाएंगे। तो सारी जो भी रिपीटिंग होगी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल, मेरे कहने का मतलब होगी जो भी रिपीटिंग डेसिमल होगा तो क्या क्या परिस्थिति अपने साथ सामने आ सकती है कि जो भी रिपीटिंग डेसिमल होगा वो टर्मिनेटिंग होगा।
समझ गए। और नॉन रिपीटिंग होगा वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। और इस रिपीटिंग पुनः इसको अपन एक और चीज भी कह सकते हैं, परिमेय संख्या। क्या कह सकते हैं इसको? परिमेय संख्या। जैसे 0.5 कर लिया, पॉइंट हटाया, पीछे 1 लगा, 0 लगा, इसको वापस काटा तो 1 बढ़ गया, तो ये फ्रैक्शन में आ गई। फ्रैक्शन में आने का मतलब क्या है कि ये P/Q की फॉर्म में आ गया। P/Q की फॉर्म में आ गया, जो भी चीज़ P/Q की फॉर्म आती है तो वो क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। यानी कि मैं कंक्लूजन में कह सकता हूँ कि जो भी परिमेय संख्या है वो रिपीटिंग होगी और टर्मिनेटिंग होगी। टर्मिनेटिंग मतलब जैसे इसका पॉइंट खत्म हो गया, और जिसका पॉइंट कभी खत्म भी नहीं होता वो नॉन रिपीटिंग हो जाता है। जैसे अपन देखते हैं पाई का मान 3.14 ये से चलता ही रहता है। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। पाई का मान 3.14 ऐसे चलता ही रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पाई का मान पुनरावृत्ति नहीं होती है। यहाँ तो डेसिमल खत्म हो गया, यहाँ खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पर पॉइंट की वैल्यू खत्म नहीं हो रही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पाई का मान कभी खत्म ही नहीं होने वाला है। इसका मतलब यह है कि नॉन रिपीटिंग होगा। तो नॉन रिपीटिंग होगा, इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो सकती है। तो ऐसे डेसिमल को अपन अपरिमेय संख्या भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? एक और नाम दे सकते हैं, अपरिमेय संख्या। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं में फर्क बेसिकली समझ में आ गया। अब देखो, पाई का मान चलता ही रहता है। पहले पाई का मान किसी 3000 डिजिट तक किसी ने याद किया, फिर इंडिया के एक साइंटिस्ट था, उसने 43,000 तक पाई की डिजिट ज्ञात कर ली थी। तो इसका मतलब आप भी अगर जैसे पाई के मान बहुत ज़्यादा ज्ञात कर सकते हो तो आप भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम चढ़ा सकते हो। तो पाई का मान चलता ही रहता है। इस बहुत बड़ी किताब आती है, ठीक है। अब ब्रिटेन के एक आदमी जिसने 83,000 यानी 83,000 पाई की वैल्यू याद कर ली, तो इसका मतलब पाई की वैल्यू चलती रहती है। अगर आप भी उससे ज़्यादा याद कर लेते हो तो नेक्स्ट अवार्ड विल गोज टू यू, ठीक है। तो अगला अवार्ड आपको ही जाएगा पाई का मान याद करने में, ठीक है। तो अब जैसे वो इंडिया के थे कृष्णमूर्ति, जिसने पाई का इतने बड़े मान याद कर लिए थे। अब जैसे क्लास में कितने भी बच्चों के मोबाइल नंबर ले लो, वो उल्टे सीधे सब तरह से बता सकते हैं। इसको मेमोरी किंग भी कहते हैं, जो पाई का मान याद कर लेते हैं। तो उल्टे सीधे सब तरह के बच्चों के मोबाइल नंबर बता सकते हैं आराम से। तो यहाँ भी समझ में आ गई। यानी पाई कैसा है? अपरिमेय संख्या। जबकि 22/7, ध्यान से देखना, पाई जबकि 22/7 लेते हैं तो वो कैसा है? P/Q की फॉर्म आ रहा है, P/Q की फॉर्म आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 22/7 पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अपन अप्रोक्सीमेट मान ले, ये P/Q की फॉर्म आता है। जबकि पाई क्या है? ये एग्जैक्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ? 22/7 परिमेय संख्या है, जबकि पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। ये चीज़ क्लियर होगी। ये बहुत बड़ा डाउट रहता है स्टूडेंट्स को, जब क्लास में पढ़ाते हैं तो उनको, अभी तो कैमरे के सामने आप बैठे नहीं हो तो हम कैसे बता सकते हैं, लेकिन जब क्लास में पढ़ाते हैं तो ये बच्चों को डाउट रहता है कि सर 22/7 परिमेय संख्या जबकि पाई अपरिमेय संख्या, ऐसा क्यों? इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि पाई की वैल्यू कभी भी रिपीट नहीं होती है, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। जबकि 22/7 अपन जो ले रहे हैं वो पाई का वास्तविक मान नहीं है, वो उसका अपन अप्रोक्स मान के चल रहे हैं। ये P/Q की फॉर्म होता है। इसका मतलब ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। ये डाउट क्लियर हो गया? ये चीज़ मैंने आपको। दूसरी बात थी, जब स्क्वायर में अगर जैसे रूट है तो परिमेय में क्या हो जाएगा? जैसे √4, इसका जैसे स्क्वायर वैल्यू आ गई तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन जैसे √3 की बात करते हैं जिसकी स्क्वायर वैल्यू नहीं आती, तो ये वापस से फिर किस में आ जाएगी? अपरिमेय संख्या में, नॉन रिपीटिंग में आ जाएगी। जैसे √4 उधर आ गया, √5, √7, इस तरह की जो भी वैल्यू आएगी वो सब सारी वैल्यू किस में आ जाएगी? नॉन रिपीटिंग रिकरिंग डेसिमल में आ जाती है, यानी अपरिमेय संख्याओं में आ जाती है। अब स्क्वायर की परफेक्ट वैल्यू निकल जाती है, जैसे √9 तो 3 आ जाता। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या है? परिमेय संख्या, और ये क्या है? अपरिमेय संख्या। यहाँ तक किसी को डाउट है? परिमेय अपरिमेय संख्याओं का सारा डाउट क्लियर हो गया? तो इस तरह से अपन परिमेय अपरिमेय संख्याओं का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। थोड़ा सा आप धैर्य रखिए, जीवन में हर चीज़ का धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। तो एक वो गाना है ना, ये कली जब तलब फूल बन के खिलेगी, इंतजार इंतजार इंतजार। तो धैर्य रखे बिना जीवन में कुछ नहीं होता। आप धैर्य रख के सीखिए, अच्छे से सीखोगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। अब देखो, डेसिमल का अपने पार्ट कर दिया, परिमेय संख्या पढ़ ली, अपरिमेय संख्या पढ़ ली। जो रिपीटिंग होती है वो परिमेय संख्या होती है, जो नॉन रिपीटिंग होती है वो अपरिमेय संख्या। और पाई और 22/7 का अपन ने डाउट क्लियर कर दिया कि भाई वास्तव में क्या है। अब अपन पूर्णांक की बात करते हैं। क्या बात करते हैं अपन? पूर्णांक संख्याओं की बात करते हैं।
इंटीजर। एक डेसिमल था, डेसिमल वाला पार्ट पूरा कर दिया, अब अपन इंटीजर वाला बात करते हैं। इंटीजर यानी पूर्णांक। पूर्णांक कैसे, पूर्णांक के क्या क्या पार्ट हो सकते हैं, मैं एक बार आपको क्लासिफिकेशन करके बता देता हूँ। पूर्णांक क्या हो सकता है, एक होता है धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक होगा यानी पॉजिटिव इंटीजर। एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक, यानी कि नेगेटिव इंटीजर। समझ आ गया। एक होती है सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। ये हो गया इवन, हो गया ये इवन नंबर, ये हो गया ऑड नंबर, ये हो गया प्राइम नंबर और ये हो गया कंपोजिट नंबर। धीरे धीरे करके इन दोनों, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो डेसिमल वाला पार्ट पूरा कर दिया, अब रियल नंबर में अपन सेकंड पार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इंटीजर। अब देखते हैं इंटीजर में क्या क्या परिस्थितियां अपने सामने आ सकती है। एक एक करके अपन देखेंगे कि कौन कौन सी परिस्थितियां अपने सामने हो। धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, धनात्मक मतलब जो एक से शुरू होता है, 1 2 3 ऐसे करके इनफाइनाइट तक जाता है, जो माइनस में नहीं है। ठीक है। ऋणात्मक पूर्णांक जो -1 -2 ऐसे करके माइनस इनफाइनाइट तक जाता है। समझ में आ गया। इवन नंबर क्या होता है, पहले धनात्मक और ऋणात्मक समझ लेते हैं, उसके बाद इवन ऑड और प्राइम की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो इसका मतलब क्या है, जो +1 से शुरू होती है वो इनफाइनाइट तक जाती है, तो धनात्मक पूर्णांक। और जो 1 से शुरू होती है इनफाइनाइट जाती है, इसका एक और नाम है, क्या कहते हैं उसको, नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या हमेशा 1 से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है, इनफाइनाइट। यहाँ तक किसी को डाउट है। अब देखो जो एक जीरो का इश्यू आता है कि जीरो बीच में आता है, ये +1 ये माइनस शुरू होता है, जीरो बीच में आता है। तो जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक। तो अगर अपन इसमें प्राकृत संख्या में जीरो को शुरू कर दें, जैसे 0 1 2 ऐसे शुरू कर दें, ये इनफाइनाइट तक इसको भेज दें, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्राकृत संख्याओं को जीरो से शुरू करके इनफाइनाइट, तो ये प्राकृत संख्या है, अगर जीरो शामिल कर दिया तो ये क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, होल नंबर। इसको पूर्ण संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। ये पूर्ण संख्या नहीं है, जीरो अकेले कोई पूर्ण संख्या नहीं है। ये 0 1 2 3 इस 3 के साथ मिलकर अगर इनफाइनाइट तक जाता है सीरीज, ये पूरी सीरीज चलती है, ये सीरीज पूरी इनफाइनाइट तक अगर जाती है तो जीरो क्या बन जाता है, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, होल नंबर का समुच्चय। तो क्या बन जाता है, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। इसको होल नंबर नहीं कह सकते, द सेट ऑफ होल नंबर, यानी पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। अगर जीरो इंक्लूडेड कर देते हैं 1 में तो ये पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बन जाता है। ठीक है। और नेगेटिव इंटीजर आपको समझ में आ गया, ऋणात्मक पूर्णांक ही होता है। इसमें मेजर चीज थी कि पूर्ण संख्या क्या होती है, कि पूर्ण संख्या नहीं होती, इसको जीरो को अगर शामिल करते हैं प्राकृत संख्याओं में तो ये पूर्ण संख्याओं का क्या बन जाता है, समुच्चय बन जाता है। यहाँ तक किसी को डाउट है, आगे बढ़े। अब देखो इवन नंबर की बात करते हैं। सिंपल सी बात है, जिसमें 2 का भाग जाता है, 2 4 जीरो में भी चला जाएगा, 6, ये सब क्या है, इवन नंबर। ऑड नंबर क्या है, 1 3 5 7, ये सीरीज चलती है। समझ में आ गया। ये तो बहुत आसान चीज़ है, आप सब समझ जाओगे। सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या, जिसमें 2 का भाग जाता है वो सम संख्या, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता वो विषम संख्या। यहाँ तक किसी को डाउट है। अब देखो प्राइम नंबर का देखते हैं। धनात्मक पूर्णांक अपन देख लिया, इसमें नेचुरल नंबर आ गए, नेचुरल नंबर के बाद सेट ऑफ होल नंबर्स आ गए, उसके बाद इवन नंबर यानी जिसमें 2 का भाग जाता है, और ऑड नंबर यानी जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, ये विषम संख्या आ गई। अब अपन अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या देखते हैं। वास्तविक संख्या में पढ़ रहे हैं, 3 सेट कर लिए। अब अपन आगे की तरफ मूव करेंगे। प्राइम नंबर की अब अपन बात करते हैं, अभाज्य संख्या।
अभाज्य संख्या क्या होती है? देखो, अभाज्य संख्या की पहले तो मैं डेफिनेशन बता देता हूँ, उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन बताऊँ। अभाज्य संख्या होने पर अपने साथ क्या क्या परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती है। परिस्थिति नंबर 1 उत्पन्न होएगी तो अपन क्या करेंगे, अगर 2 नंबर परिस्थिति उत्पन्न होएगी तो उसमें क्या करेंगे। प्यार से समझेंगे, बहुत धीरे से। द नंबर विच इज डिविजिबल बाई, प्राइम नंबर किसको कहते हैं? विच इज डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ। मैं हिंदी में भी बता दूंगा कि नंबर जो या तो 1 या खुद से विभाजित हो, 1 या खुद से विभाजित, उस संख्याओं को अपन क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं, राइट। तो अपन देखेंगे कि प्राइम नंबर क्या होता है, कि जो नंबर 1 या खुद से डिविजिबल होता है वो संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। अब अपन 1 की बात करते हैं। अब मुझे बताओ 1 क्या है? अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है? अब कई लड़के कहते हैं भाज्य, कई कहते हैं अभाज्य, कई कहते हैं निदर प्राइम निदर कंपोजिट, कोई संख्या नहीं है। तो 1 की अपन अगर बात करें तो मैंने डेफिनेशन में भी क्या बताया था कि प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो या तो खुद से डिवाइड होगी या फिर 1 से डिवाइड होगी, ठीक है। अब 1 की बात करें तो 1 तो खुद 1 से तो डिवाइड हो रहा है और किसी से डिवाइड हो ही नहीं रहा। विच इज डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ। एक तो 1 से ही डिवाइड हो रहा है और किसी से हो ही नहीं रहा। इसका मतलब 1 है जो प्राइम नंबर नहीं। 1 से डिवाइड हो रहा है और किसी से नहीं हो रहा, तो सिर्फ एक बार डिवाइड होता है वो नहीं होता, वो 1 एंड इटसेल्फ यानी खुद से डिवाइड होना। अगर 2 की बात करते हैं तो 2 क्या होता है? 2 से तो विभाजित होता ही है, उसके साथ 1 का भाग भी चला जाता है, इसलिए 2 क्या हो जाएगी? प्राइम नंबर। 1 सिर्फ 1 से ही विभाजित होता है और किसी से नहीं होता। अब 2 से भी होता है और उसके बाद किससे होता है? 1 से ही। तो 2 की बात करेंगे, 2 क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर। इसीलिए ध्यान रखना, बहुत ध्यान से सुनना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। नहीं होता है इसका कारण मैंने बताया कि इसकी डेफिनेशन में भी दे रखा है कि नंबर विच इज डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ। 1 से तो हो रहा है पर इटसेल्फ से नहीं हो रहा है। अब 2 की बात करें, 2 से हो रहा है। 3 की बात करें, 3 से हो रहा है, 1 से हो रहा है, 3 भी हो जाएगा। 4 की बात करें, 4 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? 4 से भी हो रहा है, फिर 2 से भी और कट जाएगा, फिर 1 से भी। तो 1 और इटसेल्फ के अलावा किसी से नहीं होनी चाहिए, तो 4 नहीं होगा। फिर 5 की बात करें तो ये 5 आ जाएगा। 6 भी नहीं होगा। 7 और 1 से डिवाइड होता है, 8 भी नहीं होगा। ऐसे ऐसे चलता रहेगा। तो आपको पता पड़ गया कैसे निकालना है प्राइम नंबर, कि नंबर विच इज डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ। अब अपन 1 से 50 तक बात करें। 1 से 50 तक कितने अभाज्य संख्या है? 15 अभाज्य संख्या आती है। कितनी अभाज्य संख्या आती है? 15 अभाज्य संख्या आती है। 1 से 50 तक अगर अपन बात करें तो अभाज्य संख्या कितनी आती है? 15 अभाज्य संख्या आती है। और 1 से 100 तक करें, 1 से 100 तक तो टोटल कितनी अभाज्य संख्या हो जाती है? वो 25 अभाज्य संख्या। ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको लर्न करना है, मेजर कंसेप्ट था वो मैंने डिस्टिंग्विश करना सिखा दिया कि 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं होता है। समझ में आ गया? अब अपन प्राइम नंबर का आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब अपन एक भाज्य संख्या भाज्य संख्याओं को देख लो, कंपोजिट नंबर। अभाज्य संख्याओं का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब देखो कंपोजिट नंबर। यानी अपन इसको कह सकते हैं भाज्य संख्या। समझ में आ गया? भाज्य संख्याओं का मतलब उसके कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब क्या हुआ? सर्वनिष्ठ या उभयनिष्ठ, सर्वनिष्ठ गुणनखंड, सर्वनिष्ठ गुणनखंड होंगे, या फिर इसको इंग्लिश में कह सकते हैं अपन जिसके कॉमन फैक्टर होंगे, वो संख्या क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। जैसे 2 की अपन बात करें, 2 कंपोजिट नंबर है या नहीं? ध्यान से सुनना, 2 कंपोजिट नहीं नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि 2 या तो 2 से विभाजित हो रहा है या फिर इटसेल्फ से हो रहा है। इसके फैक्टर नहीं हो सकते हैं। अगर अपन 4 की बात करें तो 4 के फैक्टर क्या हो गए? 4 देखो 2 से भी कट जाएगा, 2 और 4, 2 फैक्टर हो गए। अगर अपन 6 की बात करें तो 6 2 से भी कट जाएगा, 3 से। इसका मतलब ये इसका क्या हो गया? फैक्टर हो गया। जिस संख्याओं का फैक्टर हो जाए यानी उसका एक सर्वनिष्ठ उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाए, तो वो संख्या क्या कहलाती है? कंपोजिट। तो कंपोजिट संख्या कहाँ से शुरू होगी? 2 से शुरू।
समझ गए? यहाँ तक किसी को डाउट है? और दो से नहीं, सॉरी 4 से होगी, क्योंकि 2 तो कट नहीं सकता, 4 से शुरू होगी। तो सबसे छोटी कंपोजिट नंबर आपको पूछ ले एग्जाम में कि भाज्य संख्या कौन सी है, तो वो अपना उत्तर आएगा 4 हो गया, क्योंकि इसके फैक्टर है। उसके बाद 6 ले लिया, 8 ले लो, इसके भी देखो 2 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, फिर 8 से भी कट रहा है, तो इसके कॉमन फैक्टर हो गए ये। देखो जब भी कॉमन फैक्टर हो जाएंगे तो वो संख्या क्या हो जाएगी, अपनी कंपोजिट नंबर हो जाएगी। यहाँ तक किसी गाइस को कोई डाउट है? तो अपन ने सबसे पहले बेसिक क्लासिफिकेशन पढ़ा था, एक बार वापस रिकॉल कर देते हैं कि अपन नंबर सिस्टम की बात की, नंबर सिस्टम में क्या क्या जाना, उन सब के बारे में एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ, और उसके बाद एक चार्ट बना के मैं आपको बता देता हूँ, जिससे आपको रिकॉल करना आसान हो जाएगा कि प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती है, पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, नेचुरल नंबर कौन सी होती है। तो सबसे पहले अपन ने एक चार्ट बना दिया था, एक बड़ा सा चार्ट बना दो। ये चार्ट है रियल नंबर का। क्या है? रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्याएं। कैसी संख्या है? वास्तविक संख्या। ठीक है। अब देखो रियल नंबर के क्लासिफिकेशन अपन ने क्या पढ़ा था? रियल नंबर में 2 पार्ट पढ़े थे अपन, इसके 2 पार्ट और कर दो। ये रियल नंबर के क्लासिफिकेशन में पढ़ लिए थे अपन 2 पार्ट। पहला पार्ट कौन सा पढ़ा था? डेसिमल, जिसको दशमलव भी कहते हैं। दूसरा पार्ट कौन सा पढ़ा था? इंटीजर, जिसको पूर्णांक भी कहते हैं। दूसरा पार्ट कौन सा पढ़ा था? इसको इंटीजर यानी पूर्णांक भी कहते हैं। देख लेते हैं इसको क्या कहते हैं, पूर्णांक। इसको इंग्लिश में क्या कह देते हैं? इंटीजर, राइट। अब डेसिमल के कौन कौन से पार्ट पढ़े थे अपन ने? 2 पार्ट पढ़े थे डेसिमल में, आपको याद है? परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय पढ़ा था। परिमेय संख्या क्या कहती थी? जिसकी क्या होती है? पुनरावर्तन। ये फ्रैक्शन में वैल्यू होती है, पुनरावर्ती यानी p/q के भी फॉर्म में लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि 22/7 परिमेय संख्या, जबकि पाई क्या है? अपरिमेय। अपरिमेय संख्या क्या होती है? पुनरावर्ती नहीं होती है। ये पार्ट पढ़ा था। इसमें √3 पाई का वैल्यू बताया था मैंने कि पाई की वैल्यू बढ़ती जाती है, इसकी कभी भी वापस पुनरावर्ती नहीं होती, और जो पुनरावर्ती होती है वो मैथ्स ऑफ किंग बन जाता है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम हो जाता है। अब इंटीजर की अपन बात करते हैं, तो इंटीजर के बहुत से क्लासिफिकेशन पढ़े थे। सबसे पहले क्या पढ़ा था? धनात्मक पढ़ा था, धनात्मक। फिर क्या पढ़ा था? ऋणात्मक पढ़ा था। उसके बाद क्या पढ़ा था अपन ने? सम संख्याएं पढ़ी थी। उसके बाद क्या पढ़ी थी? विषम संख्याएं पढ़ी थी। उसके बाद क्या पढ़ा था? अभाज्य संख्याएं पढ़ा था, अभाज्य संख्याएं पढ़ी थी। उसके बाद क्या पढ़ा था? भाज्य संख्याएं पढ़ा था। तो ये आज अपने नंबर सिस्टम का पूरा ओवरव्यू लिया, पूरा क्लासिफिकेशन किया कि कौन कौन सी संख्या भाज्य होती है, कौन कौन सी अभाज्य होती है। तो सबसे पूरा और छोटे मोटे क्वेश्चन है, इसके बारे में सॉल्व हो जाएंगे, और रेशनल और इरेशनल नंबर को मैंने पूरे तरीके से बता दिया। तो आने वाले वीडियो में अपन इस पर क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन पे भी अपन बताएंगे कि भाई एक जैसे छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि 0 परिमेय संख्या है कि नहीं है, रेशनल नंबर है कि नहीं है। तो कई लड़के कहते हैं यस 0 इज रेशनल नंबर, कई कहते हैं नो 0 इज नॉट रेशनल नंबर। इसका मैं भी ये कंसेप्ट क्लियर कर दूँ कि 0 परिमेय संख्या है कि नहीं। ऑफकोर्स है, 0 के कुछ नीचे कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। 0 अपॉन एनीथिंग इज तो 0, तो 0 अपॉन एनीथिंग हो गया, तो ये फॉर्म कैसी होगी? p/q। तो हर एक परिमेय संख्या क्या है? तो हर एक परिमेय संख्या क्या है? 0 है, जो रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, और जबकि अपरिमेय संख्या p/q के फॉर्म में नहीं होगी, उसकी वापस रिपीटेशन लाउड नहीं होगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। उसके बाद धनात्मक ऋणात्मक इन सब के बारे में पढ़ा था, और ये माइनस से शुरू होती है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जाती है। इसके बीच में प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इन सब का अपन ने डिटेल्ड क्लासिफिकेशन पढ़ा था। एक एक करके अपन ने बेसिक से जाना। आने वाले टाइम में अपन और इस पर क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपका बेसिक कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए आप खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।